नमस्कार फ्रेंड्स और आपको स्वागत करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। लास्ट दो वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट दो कमेंट्स में मैंने देखा कुछ लोगों ने पूछा है कि सर पीई और पीबी को देख के हम वैल्यूएशन कर सकते हैं क्या, और इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए तो आज हम बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर वीडियो। रेशियो एनालिसिस का एक पार्ट है। ज़्यादातर रेशियो 7 तरह के होते हैं, उनमें से वैल्यूएशन रेशियो एक बहुत ही अच्छा रेशियो है जिसमें हमको पीई और पीबी वैल्यूएशन रेशियो में हमको पता चलता है स्टॉक कहाँ पे ट्रेड हो रहा है और उसमें परचेस कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए देर ना करते हुए हम जानते हैं पीई और पीबी कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन रेशियो पीई और पीबी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग रूल में। लेकिन पीई कहाँ से कैलकुलेशन होता है ना, ईपीएस से कैलकुलेशन होता है, और पीबी बुक वैल्यू से कैलकुलेशन होता है। बुक वैल्यू होता है क्या है ना, बुक वैल्यू एसेट पर शेयर होता है। जितने भी कंपनी का एसेट्स होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। उसी तरह ईपीएस क्या होता है ना, अर्निंग पर शेयर होता है। जितना भी अर्निंग्स होता है उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। नोट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमको क्या आइडिया मिलता है और कैसे काम करता है, मार्केट चेंज होने के साथ ही इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, जहाँ कंपनी जो भी अर्निंग्स करता है उसका टोटल अर्निंग्स वो होता है। लेकिन जैसे कंपनी आगे बढ़ के उसको शेयर होल्डर के साथ बांटता है तब आता है नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से अर्निंग पर शेयर। तो एज ए इन्वेस्टर मैं पूरा कंपनी खरीदने वाला नहीं हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक शेयर खरीद रहा हूँ। लेट्स सपोज एक कंपनी 100 करोड़ की कमाई कर रही है और नंबर ऑफ शेयर उसके 10 करोड़ हैं। ठीक है, 100 करोड़ का कंपनी है, 10 करोड़ उसके शेयर्स हैं। तो एक शेयर के हिसाब से कितना अर्निंग्स आया ना, 10 रुपए का अर्निंग्स आया। तो एक शेयर मैं खरीद रहा हूं तो मेरा ईपीएस कितना हुआ, 10 रुपए का ईपीएस हुआ। उसी तरह यही 100 करोड़ का जो कंपनी है, इस 100 करोड़ की कंपनी में अगर हम देखें तो यहाँ पे उसका जो एसेट्स है, कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ है लेकिन उसके पास एसेट कितना होल्ड कर रहा है ना, 80 करोड़ का। अभी 10 करोड़ का उसके पास अगर शेयर्स है तो 80 रुपए का उसका बुक वैल्यू है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, एसेट पर शेयर। तो जब हम एसेट पर शेयर तो नहीं इसको बोल सकते, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो अभी अगर इसको यही 80 रुपए का बुक वैल्यू है कंपनी का और 10 रुपए का उसका ईपीएस है, और इसी शेयर को मैं जब खरीदने जा रहा हूं तो मार्केट में एलटीपी जो प्राइस मैं देने वाला हूं स्टॉक को खरीदने के लिए, उसका प्राइस कितना चल रहा है। लेट्स सपोज इसका प्राइस 800 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो मैं अभी 800 रुपए दे रहा हूं इसी शेयर को खरीदने के लिए। अभी कंपनी का अर्निंग्स कितना है, 10 रुपए का अर्निंग्स है। कितना रुपए है, 10 रुपए का अर्निंग्स है, और इसको मैं प्राइस कितना दे रहा हूं ना, 800 रुपए दे रहा हूं। तो मैं कितने टाइम्स पे कर रहा हूं, मैं लगभग 80 टाइम्स पे कर रहा हूं। इसको बोलते हैं पीई। यहाँ पे मैं क्या किया ना, प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस कर दिया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आता है कि मैं अर्निंग्स को कितने टाइम्स पे खरीद रहा हूँ। उसी तरह अगर मैं 800 का भाव दे रहा हूँ और उसका बुक वैल्यू है 80 रुपए का, तो कितना टाइम्स मैं पे कर रहा हूँ, लगभग 10 गुना दे रहा हूँ एसेट को खरीदने के लिए। तो ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो जनरली ऐसे कैलकुलेशन होता है। जैसे ही अर्निंग्स में चेंजेस आता है या फिर शेयर प्राइस में चेंजेस आता है तो पीई और पीबी हमेशा बदलते रहता है। जैसे लेट सपोज हमने यहाँ पर जो एसेट्स 80 रुपये 800 करोड़ का 80 करोड़ का था वो बढ़ गया, और बढ़ के कितना हो गया, लेट सपोज 160 करोड़ का आ गया। तो अभी अगर मैं 800 रुपए में पे कर रहा हूँ इसको खरीदने के लिए और बुक वैल्यू बढ़ के कितना हो गया ना, 160 रुपए, तो मैं यहाँ पे कितने टाइम्स पे कर रहा हूँ ना, 5 टाइम्स पे कर रहा हूँ। मतलब उसको एसेट को खरीदने के लिए मैं 5 गुना पैसा दे रहा हूँ। उसी तरह अगर कंपनी का एसेट बढ़ता है तो अर्निंग्स बढ़ता है। कैसे ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी को सेल करते हैं तो प्रॉफिट्स भी अच्छे आता है। तो ये प्रॉफिट में मैंने यहाँ पे जो 100 करोड़ का प्रॉफिट था, सॉरी अर्निंग्स कहते थे, यहाँ पे जो 10 करोड़ का ईपीएस था,
यहाँ पर बढ़ के लेट सपोज 200 करोड़ का अर्निंग्स हो गया, तो ईपीएस कितने का आ गया, 10 से बढ़कर मुझको आ गया 20 रुपए का। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा, 800 रुपये का मेरा खरीदी है शेयर का और 20 रुपये का मेरा अर्निंग्स है, तो मैं कितने टाइम्स पे कर रहा हूँ ना, 40 टाइम्स पे। तो जैसे ही अर्निंग्स बढ़ते हैं या गिरते हैं तो पीई और पीबी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। उसी तरह शेयर प्राइस अगर गिरता है तो पी घट जाता है और बुक वैल्यू भी, प्राइस टू बुक वैल्यू भी घट जाता है। तो जब भी हम शेयर खरीदते हैं कम पैसों में या फिर उसी प्राइसेस में खरीदते हैं लेकिन अर्निंग्स बढ़ के आता है, तो डेफिनेटली वो शेयर हमको बहुत ही सस्ता मिलता है। लेकिन ये सारे जानकारी जिनके पास नहीं होता है उनके लिए हमेशा एक ही समान है। जैसे कि जब यहाँ पे मैंने 800 रुपये दे रहा था 10 रुपये के अर्निंग्स के लिए, तो मैं 80 टाइम्स पे कर रहा था। यहाँ पे वही 800 रुपये में पे कर रहा हूँ 20 रुपये के अर्निंग्स के लिए, और यहाँ पे मैं कितने टाइम्स पे कर रहा हूँ ना, 40 टाइम्स। देखने वालों के लिए 800 रुपये 2 टाइम देखने के लिए हमको मिला, लेकिन तब अर्निंग्स और अब के अर्निंग्स में अलग है। इसीलिए शेयर के प्राइसेस वैल्यूएशन के साथ ही डिफर करता है। तो अभी बात आती है कि कितने पीई में हम खरीदना चाहिए स्टॉक्स और कितने पीबी में स्टॉक्स खरीदना चाहिए। तो जनरली स्टैंडर्ड पैरामीटर जो होता है स्टॉक को खरीदने के लिए, तो पीई के लिए है कि 15 पीई से ज़्यादा कोई भी स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए। उसी के साथ ही पीबी के लिए एक थंब रूल है कि 2 टाइम्स, जनरली तो 1 टाइम्स के नीचे ही खरीदना चाहिए, लेकिन इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, तो यहाँ पे हम 2 गुना देने के लिए रेडी हो सकते हैं। अभी अगर ऐसे शेयर प्राइस को हम दे के खरीदेंगे तो हमको हमेशा बार्गेन में शेयर प्राइस मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जिस कंपनी का अर्निंग्स ज़्यादा होता है उसका बुक वैल्यू उतना देखने के लिए नहीं मिलता, और जिसका बुक वैल्यू ज़्यादा होता है उसका अर्निंग्स देखने के लिए नहीं मिलता है। जनरली एसेट्स जिसके पास ज़्यादा होता है वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू में रीच, और बुक वैल्यू में रीच होता है वो। जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा करके एसेट्स के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। जितने ज़्यादा एसेट उतने अच्छे अर्निंग्स को लेके पीबी और ईपीएस उनका बनता है। लेकिन सर्विस सेक्टर जैसे आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, यहाँ पे एसेट्स ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादातर क्या होता है इनका अर्निंग्स, लेकिन इनके एसेट्स कौन होते हैं ना, वर्किंग एम्प्लॉई। जितना लोग यहाँ पे काम करेंगे उतना पैसा बनता है, लेकिन एसेट में आप एम्प्लॉइज को नहीं दिखा सकते। तो जनरली जब आप सेक्टर चूज करते हैं या फिर शेयर्स चूज करते हैं, अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो वहाँ पे पीबी को अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादातर उनके एसेट्स कंप्यूटर या एम्प्लॉई होते हैं जो बुक वैल्यू में ज़्यादा नहीं दिखते, और उनका डेप्रिसिएशन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है आईटी प्रोडक्ट्स का, तो बुक वैल्यू उनका ज़्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन बढ़ता है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ता तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। वहाँ पर हमेशा पी को फोकस कीजिए। सर्विस इंडस्ट्री हमेशा पी ज़्यादा में ही ट्रेड होता है, क्योंकि अभी इंडिया सर्विस इंडस्ट्री को लेके आगे बढ़ रहा है, तो पी ज़्यादा ही ट्रेड होता है। जैसे यहाँ पे बार्गेन मिले तो आप फोकस करके खरीद सकते हो, अगर आने वाले समय के लिए वो कंपनी सेफ है और यहाँ पे 2 पैसा बनाने की चांसेस मिलता है। तो उसी तरह आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ खरीदते हैं, जैसे मेटल माइनिंग हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी हो, तो वहाँ पे एसेट को जरूर परखे। पीबी हमेशा 2 के नीचे खरीदे, क्योंकि उनके एसेट्स को लेके आगे जाके आप बहुत अच्छा बेनिफिट्स ले सकते हो। तो यहाँ पे मोटा मोटी ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप शेयर खरीदते हो, से ही सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस करते हो, तो ईयर ऑन ईयर ईपीएस ग्रो कर रहा है या नहीं उसके ऊपर ध्यान दे। उसी तरह जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप खरीदते हो तो ईयर ऑन ईयर बुक वैल्यू बढ़ रहा है या नहीं उसके ऊपर ध्यान दे। उसके बाद आप देखें कि पीई पीबी कितना चल रहा है। अगर मेरे स्टैंडर्ड पैरामीटर के हिसाब से आपको मैच कर रहा है, वैसे कुछ स्टॉक्स मिल रहा है तो उसको खरीदें, अदरवाइज वैसे स्टॉक को थोड़ा देख परख के खरीदना सही होगा। आई होप आपको सारा डिटेल समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो डाउट आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। आने वाले समय में इसके ऊपर एडवांस वीडियो भी मैं बनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर जानकारी चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।